2014 से अब तक भारत की केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा निशाना बनाए गए 95% प्रमुख नेता विपक्षी दलों से रहे हैं। यह एक स्वाभाविक सवाल खड़ा करता है, यदि इन विपक्षी नेताओं में से कोई पाला बदलकर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाए, तो उनके खिलाफ चल रही बड़ी भ्रष्टाचार जांच का क्या होता है? यह एनिमेटेड डायग्राम 25 ऐसे प्रमुख नेताओं को ट्रैक करता है जो गंभीर भ्रष्टाचार जांचों का सामना कर रहे थे। पिछले एक दशक में हम देख सकते हैं कि कैसे वे विभिन्न विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए। उन 25 में से 23 नेताओं के सक्रिय मामले या तो तुरंत रुक गए, अनिश्चितकाल के लिए टल गए या पूरी तरह बंद हो गए। जब किसी विशेष समूह के 92% लोगों को राजनीतिक दल बदलते ही कानूनी राहत मिल जाती है, तो यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इन जांचों की दिशा साक्ष्यों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संबद्धता पर निर्भर करती है। अजित पवार का मामला लीजिए। उनकी टाइमलाइन ये साफ दिखाती है कि कैसे एक बड़ी जांच लगभग रातों रात नौकरशाही की भूल भुलैया में गुम हो सकती है। 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। इस प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई ने प्रवर्तन निदेशालय, एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक जांच को भी शुरू कर दिया। फिर जुलाई 2023 में राजनीतिक समीकरण बदल गए। पवार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जनवरी 2024 तक स्थानीय पुलिस ने उनके मामले में दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। उस अंतर्निहित पुलिस रिपोर्ट के बिना केंद्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामला कानूनी रूप से निरर्थक हो गया। भारी संसाधनों से चलाई गई एक बहु एजेंसी भ्रष्टाचार जांच चुपचाप ध्वस्त हो गई। बस एक नए राजनीतिक गठबंधन के बाद दाखिल की गई एक स्थानीय नौकरशाही फाइलिंग से यह सब हो गया। किसी मामले को निष्क्रिय करने के और भी तरीके हैं। आइए देखते हैं लंबित स्वीकृति की रणनीति और इसके लिए पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण। अधिकारी को 2014 के नारद स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर नकद रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था। उन पर औपचारिक मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को लोकसभा अध्यक्ष, निचले सदन के पीठासीन अधिकारी से आधिकारिक अनुमति की जरूरत थी। उन्होंने अप्रैल 2019 में यह अनुमति मांगी। दिसंबर 2020 में अधिकारी विपक्षी दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तब से जांच एजेंसी का अनुरोध पूरी तरह जमा हुआ पड़ा है। वह वर्षों से अध्यक्ष की मेज पर एक दस्तखत का इंतजार करते हुए रखा है, बिना किसी हलचल के। किसी मामले को किसी जज द्वारा आधिकारिक रूप से बंद करवाने की जरूरत नहीं। एक प्रक्रियागत दस्तखत को अनिश्चितकाल के लिए टालना भी बिल्कुल वही नतीजा देता है। यह पैटर्न कई राज्यों में फैला है। प्रफुल्ल पटेल को लीजिए। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में उनका नाम था। जून 2023 में वे सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल हो गए। 9 महीने बाद मार्च 2024 में जांच एजेंसी ने उनके मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देखिए। 2014 में केंद्रीय जांचकर्ताओं ने उनके यहां छापा मारा और पूछताछ की। 2015 में वे सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। तब से उनका मामला लगभग एक दशक से पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। जो केंद्रीय एजेंसियां पहले तेज आक्रामकता से काम करती थीं, वे उस पल पूर्ण संस्थागत पक्षाघात की अवस्था में चली जाती हैं, जिस पल उनका लक्ष्य राजनीतिक पाला बदल लेता है। विपक्ष इस घटना को वॉशिंग मशीन कहता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां सत्तारूढ़ दल में शामिल होते ही एक नेता अपने सारे कानूनी खतरों से गणितीय रूप से साफ हो जाता है। इस सफाई की कार्यप्रणाली पूरी तरह नौकरशाही है। जानबूझकर टाली गई फाइलें, रोकी गई अध्यक्ष की स्वीकृति और स्थानीय पुलिस की अचानक क्लोजर रिपोर्टें। इन हथकंडों ने भारत के चुनावी नक्शे को सक्रिय रूप से बदल दिया है। केंद्रीय जांचों का दबाव और राहत का वादा, इसने महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा और पश्चिम बंगाल में सत्ता का संतुलन बदल दिया। जब ये नेता दल बदल करते हैं तो वे अकेले नहीं जाते। वे अपने साथ अपना मतदाता आधार, अपने स्थानीय नेटवर्क और अपना क्षेत्रीय प्रभाव भी सत्तारूढ़ गठबंधन में ले जाते हैं और बदले में अपनी राजनीतिक पूंजी से अपनी स्वतंत्रता खरीदते हैं। इन 25 मामलों की टाइमलाइन एक स्पष्ट पैटर्न उजागर करती है। यहां आपराधिक न्याय की दिशा साक्ष्यों के भार या कानून के अक्षर से नहीं तय होती।
इसे राजनीतिक सत्ता के गुरुत्वाकर्षण से नियमित रूप से मोड़ा, रोका और पूरी तरह मिटाया जाता है।